हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीचर्स अकेडमी के इस ऑनलाइन मंच से मैं अरुण पाठक आपके बीच में। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रदीप शर्मा जी, जेके, आरपीएफ, मिथिलेश सिंह एंड ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, जैसा कि आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वक्त आ गया है पूरी तरीके से स्पीड पकड़ने का, क्योंकि भाई टीजीटी पीजीटी की डेट अघोषित रूप से अप्रैल है। असिस्टेंट प्रोफेसर की डेट इनडायरेक्ट रूप से फरवरी है। और इसी बीच में जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो है एलटीजीआईसी की वैकेंसी, लगभग 9000 के आसपास पद आने। अब इस कंडीशन में किसी भी कीमत पर अब आप सभी को एक्टिव हो जाना है। असिस्टेंट प्रोफेसर की डेट इनडायरेक्ट, ठीक है दोस्त। तो ये देखते हुए हम सभी ने आपके लिए पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है, जिसके द्वारा आपका चयन सुनिश्चित हो सके। इसके लिए ब्रह्मास्त्र विजेता बैच की पृष्ठभूमि तैयार है। ब्रह्मास्त्र विजेता बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें पूरी तरीके से टॉपिक पर चर्चा, टॉपिक के पॉइंट्स बताना, पीडीएफ नोट्स देना, टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराना, मॉक टेस्ट कराना, है ना। तो ये सारी की सारी व्यवस्था हमने कर रखी है। तो बिना विलंब किए हमारे साथ जुड़िए और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। तो वैदिक संस्कृति के कई पार्ट हमने करा डाला, अब उसी में अगले पार्ट की ओर बढ़िए। आइए जल्दी जल्दी जुड़िए और लाइक शेयर करिए। तो एक बार बता दूं, ये हमारा ब्रह्मास्त्र विजेता बैच प्रारंभ हो चुका है। अब बिना चयन दिलाए हम लोग चयन से बैठने वाले नहीं, ठीक है दोस्त। अब इससे जुड़ने के लिए 9628959237, तो इस पर आपको संपर्क करके तुरंत आप सभी को जुड़ जाना। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। जितने भी लोग आए लाइक और शेयर करिए। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। चलिए, कुछ इसके प्रश्न हो चुके हैं, आगे लेके चलेंगे। तो तब तक आप लोग लाइक शेयर करते हैं। क्वेश्चन लेके मैं आ रहा हूं, एक सेकंड। ये थोड़ा सा फीचर्स दिखा दूं इस ब्रह्मास्त्र विजेता बैच का, जिसमें देखिए पूरी लाइव क्लास है, प्रैक्टिस सेट है, मॉडल पेपर है, स्टडी मटेरियल है, पीडीएफ नोट्स हैं एंड टेस्ट सीरीज है। और पूरी 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ ये बैच आपको मिलने जा रहा है। और निश्चित इससे जुड़ने के साथ ही आप पूरी तरीके से अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल एक एक पॉइंट्स, और सिलेबस से भी आगे पॉइंट्स लेके आपको चलूंगा। तो चलिए, इसके 2 पार्ट हो चुके हैं, मैं तीसरे पर शेयर आपसे करने जा रहा हूं। आज तीसरे पर लेके चलेंगे, जहां तक हुआ है उससे आगे, ठीक है दोस्त। तो आइए फटाफट लगते हैं। तो उस दिन हमने 10 क्वेश्चन कराया था, आज 11 से लेके चले। चलिए, लाइट कट गई थी अचानक और इसके बाद वहां नेट प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए क्लास रोकना पड़ा। तो बस यही 10वें से शुरू करेंगे दोस्त, 11वें प्रश्न से। आइए शुरू करते हैं और आंसर दीजिएगा। वैदिक आर्यों की भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा पालन इनके द्वारा भी किया जाता। माने वैदिक आर्य जिस तरीके से, है ना, यज्ञ अग्नि का बड़ा महत्व रखते थे, कौन लोग और ऐसा करते? यूनानी, ईरानी, रोमवासी या ये सभी, बताइए। तो इसमें जितने भी लोग देख रहे हैं, निश्चित आपके पास जवाब होना चाहिए। डी कैसे होगा बेटा? ईरानी, ईरानी या फारसी, क्योंकि इनका जो ग्रंथ है प्राचीनतम, याद है भाई, ईरानियों का प्राचीनतम जो ग्रंथ है दोस्त, वो जेंद अवेस्ता है। जेंद अवेस्ता, है ना, जो ऋग्वेद के समकालीन माना जाता। ऋग्वेद और ये लगभग काफी मैच करते हैं मिथिलेश जी, ठीक है ना। तो ईरानी माना जाएगा, फारसी। आइए, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में भारतीय संगीत का उद्गम किसे खोजा जाता?
यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो भारतीय संगीत का जनक जिसमें सारे गामा का उल्लेख है, फटाफट देंगे बेटा आप आंसर, है ना। सारे गामा का जो उल्लेख है दोस्त किसमें है, बताएं। सारे बच्चे बताएंगे फटाफट कि भारतीय संगीत का उद्गम किसे माना जाता है। मिथिलेश जी बिल्कुल सही है आप, और भी लोग जवाब दीजिए बेटा। जब सारे बच्चे मिलकर जवाब देते हैं तो और बेहतर स्थिति पैदा होती है। तो ये है सामवेद। क्या है बेटा, ये है सामवेद। आगे देखिए, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता है। पास बैठना, स्वसर पाठ करना, ज्ञान, प्रज्ञता या बुद्धिमत्ता। तो जब भी हम उपनिषद की बात करते हैं दोस्त, उपनिषद मतलब गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। क्या है दोस्त, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, माने पास बैठना या समीप बैठना। तो समीप आप किस लिए बैठेंगे, समीप इसीलिए तो बैठेंगे ना कि गुरु से ज्ञान प्राप्त हो। अगला देखिए दोस्त, जिस मनीषी या पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वो कौन थे। अगस्त, विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य या वशिष्ठ। माने किस जो उत्तर भारत की संस्कृति दक्षिण भारत पहुंचाए वो कौन थे, वो कौन से थे विद्वान। तो याद होगा ऋषि अगस्त का नाम लिया जाता है। इन्हें ही संगम साहित्य में क्या कहा गया, ऋषि अगत्यार। अगत्यार कहते हैं पहली और दूसरी संगम में, पहली और दूसरी संगम में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। सभी जवाब दो यार, एक लोग के जवाब देने से मजा नहीं आएगा। जितने सभी बच्चे, क्या आप इतिहास बेसिक नहीं जानते है, तो कोशिश करिए सभी बच्चे, है ना, सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करें। और पहली चीज तो आते ही पहले लाइक करिए, लाइक और शेयर भी करो यार, कि दिक्कत क्या है। आइए, आर्यों ने मनुष्यों के जीवन को 4 भागों में बांटा। कैसे, कालावधि, समुदाय, अनुशासन या आश्रम। बोलो दोस्त, जो आर्य हैं वो 4 भागों में बांटा। क्या बांटा, आश्रम। 4 आश्रम हमारे जीवन का प्रतीक है। पहला प्रारंभिक ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य जो जन्म से लेकर 25 वर्ष तक होता है। फिर आप गृहस्थ बनिए, शादी विवाह करिए, परिवार पालिए, 25 से 50 तक रहिए, 100 साल की उम्र का मामला है। फिर वानप्रस्थ, धीरे धीरे आप परिवार से बाहर निकलिए, समाज में भी आइए, तो 50 से 75 तक, और अंत में अपने आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए आप सन्यास ग्रहण करिए, न समाज न परिवार। तो 75 से लेकर जहां तक जीजिए, है ना। तो ये आश्रम व्यवस्था हमारे जीवन को परिशोधित करती है। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी। तो याज्ञवल्क्य को जिसने चुनौती दी ब्रह्म पर, कौन थी, घोषा, अपाला, मैत्रेयी, गार्गी। तो हमें तो लगता है कि सभी जानते होंगे, याज्ञवल्क्य, गार्गी, संवाद, है ना बेटा। याज्ञवल्क्य, गार्गी, संवाद। गार्गी ने जनक के दरबार में ऋषि याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी, और ऋषि याज्ञवल्क्य इतने फ्रस्ट्रेशन में आ गए कि गार्गी को मारने तक की धमकी दी डाली, क्योंकि जवाब उनके पास नहीं सूझ रहा था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो जब भी हम गायत्री मंत्र की बात करते हैं, है ना, ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में चर्चा होती है। इसके रचयिता जो है विश्वामित्र माने जाते हैं। इन्होंने शूद्रों को आर्य संस्कृति से जोड़ने के लिए, है ना, गायत्री मंत्र की रचना की थी। किसकी रचना की थी, गायत्री मंत्र की। हो, कोई बात नहीं बच्चों, बस तुरंत ऑन हो जाएगी क्लास। फ्लक्चुएट हुई है, कोई जाना नहीं है किसी को, कोई भी बच्चा हटेगा नहीं, लगे रहिए, है ना। गायत्री मंत्र की रचना, लाइट फ्लक्चुएट होने से थोड़ा बैक हुआ। गायत्री मंत्र क्यों, कोई बात नहीं बच्चों, बस तुरंत ऑन हो जाएगी क्लास।
एक्सीडेंट हुई है, कोई जाना नहीं है किसी बच्चा लाइट फ्लक्चुएट हो गई तो अटैक हुआ। ठीक है दोस्त, तो चलिए देखिए शुरुआत हो गई है। अब आइए सभी के सभी तुरंत अपनी क्लास में लगे रहिए। अब ये देखिए, तो हम लोग जहां पहुंचे हैं उसी के आगे चलेंगे। ठीक है दोस्त, लाइक फ्लैक्सुएट से अब बेटर हो गया तुरंत। ये देखिए वहीं पहुंच गए हम सभी। कहां थे? गायत्री मंत्र पर। तो गायत्री मंत्र से हम सीधे पहुंच गए ऋग्वेद में। ये क्लियर हो गया। अगला प्रश्न आप देखेंगे दोस्त, महाभाष्य किस लिखा था? महाभाष्य किस पर था? पाणिनि की अष्टाध्यायी पर। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर। अष्टाध्यायी जो व्याकरण का पहला ग्रंथ माना जाता है ना? पाणिनि के अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था शुंग शासन काल में। किस शासन काल में? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में, है ना? क्योंकि ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, उसी समय इन्होंने इसकी रचना की थी। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर। बताइए आरंभिक वैदिक काल। आरंभिक वैदिक काल का मतलब बेटा इसे क्या कहते हैं? इसे पूर्व वैदिक, पूर्व वैदिक कह लो या इसी को ऋग्वैदिक कह लो। तो ऋग्वैदिक अवस्था में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी दोस्त? व्यवसाय पर या कर्म आधारित थी। जो जैसा कर्म करता था, जिस वर्ग में कार्य करता था, जो कार्य करता था, उसी वर्ग का वह हो जाता था। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवत गीता से, मुंडकोपनिषद से। तो सत्यमेव जयते, हाँ, सत्य की सदा विजय होती है। देखिए एक ही बहादुर मिथिलेश सिंह के अलावा से सभी डरे हैं और आंसर देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये तो बिल्कुल पूरी तरीके से, है ना, आपके अकर्मणता है। कोशिश करिए, जरूर आंसर दीजिए। गलत सही से बिल्कुल मत डरिए। गलत होगा तो भी सही हम कराएंगे, सही है तो सही है, कॉन्फिडेंस आपका आएगा। तो मुंडकोपनिषद में इस प्रकार की चर्चा की गई। आइए, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग इस तथ्य से पुष्ट होता है कि वो पशुचारी थे। गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए। पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार पर गाय होती थी, न कि जमीन। बताइए, बोलिए। तो ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी थे, ये कैसे प्रूफ होगा? गाय के संदर्भ हैं, युद्ध गायों के लिए गवेषणी कहा जाता था। पुरोहित को 1,00,000 गाय दान देने की बात हुई है, तो अर्थात इसका आंसर बेटा डी होगा। मैंने सारे प्रसंग हैं इसमें जो ऑप्शन में, ये प्रूफ करते हैं कि वास्तव में आर्य, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारण कल्चर से रिलेटेड थे। आगे देखिए दोस्त, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे। आर्यों से पहले के लोगों से आर्य जीतने में सफल रहे। कैसे? उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। वे अधिकांश लंबे और अधिक बलवान थे। आइए, वे एक उन्नत शहरी कल्चर के थे ना, ये तीनों गलत है। उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। आइए दोस्त, बड़े पैमाने पर हाथी प्रयोग ही नहीं कि घोड़ा प्रयोग किया। अधिक लंबे, ऐसा कुछ नहीं साक्ष्य है। शहरी नहीं बल्कि वह क्या थे? ग्रामीण कल्चर के लोग थे। तो बचा क्या? डी, माने इन्होंने घोड़े और रथों का प्रयोग करके अपनी स्थिति इन्होंने बहुत स्ट्रांग कर लिया। ठीक है दोस्त, तो लाइक शेयर बढ़ाओ यार, ये बच्चे बहुत स्थिति खराब है इनकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखिएगा दोस्त, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या रहा? सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि, राज्य। बताइए। उपनिषद वेदांत है, तो जो वेदांत ही उपनिषद हैं, इनका क्या विषय रहा? इनका विषय रहा दर्शन। भारतीय दर्शन का जनक उपनिषदों को माना जाता। भारतीय दर्शन का जनक किसे मानते हैं? उपनिषदों को। और शुरू में खड़ दर्शन की बात आती है। खड़ दर्शन हमारे प्रारंभिक दर्शन है, खड़ दर्शन है ना, इनकी भी चर्चा होगी, पढ़िए, लगे रहिए, निश्चित इनकी भी हम चर्चा करेंगे, बेहतर करेंगे। आइए दोस्त, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती? मोक्ष माने परमात्मा से मिलन, आत्मा का। ऋग्वेद, परवर्ती संहिता या ब्राह्मण या उपनिषद? तो मोक्ष की चर्चा कहां मिलती है दोस्त? गुड इवनिंग ऋतु जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। मिथिलेश, ऋतु दोनों वीरांगनाएं हैं, डटी हैं। बस लाइक शेयर थोड़ा आप सभी ने कम किया है, सभी लाइक शेयर कर डालिए। आइए, यहां भी उपनिषद में ही मोक्ष संबंधी अवधारणा की चर्चा होती है। तो बच्चे जितने जुड़ो पहले लाइक शेयर करो। चलिए आइए दोस्त, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। चलिए, ये हो गया 25वां। नचिकेता आख्यान मान एम नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहां मिलता? सरल प्रश्न है। अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, कठोपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद? बताइए। बहुत बढ़िया दोस्त, चलिए देखिए ध्यान से। ये कठोपनिषद जो यजुर्वेद से रिलेटेड है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद में से इसका रिलेशन है दोस्त ना। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं बेटा, गलत। 25वीं का सी होगा। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में दिया गया है। आगे देखो दोस्त, निम्नलिखित वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? पहले क्या? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आर्यणक, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आर्यणक, ब्राह्मण। वैदिक संहिताएं, आर्यणक, ब्राह्मण, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, वेदांग, आर्यणक, स्मृतियां। बताइए इसमें क्या आएगा दोस्त? चलिए, वैदिक संहिताओं का क्रम क्या आएगा? डी कैसे होगा बेटा 25वें का? 25वें का डी कैसे होगा? मिथिलेश, ऋतु, दोनों आप लोग बिल्कुल वहां फॉल्ट कर बैठे हैं बेटा। सी होगा, है ना? तो चलिए, 26 का ए होगा, बिल्कुल सही है। वैदिक संहिता, ब्राह्मण, फिर आर्यणक, फिर अंत में उपनिषद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आइए, बिल्कुल सही है। अगला, ऋग्वेद में निम्नलिखित से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी, परुष्णी, कुभा, विपाशा, शतुद्री। बताइए इसमें कौन सी ऐसी नदी है जो इनके अफगानिस्तान से संबंध को प्रूफ करता है? बाबा क्या बाबा? चलिए दोस्त बताइए। कुभा, कुभा जो नदी है काबुल, है ना, काबुल में है, तो ये सी आंसर होगा। आगे बढ़ो दोस्त। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर विरोधी समझा जाता? धुर विरोधी समझा जाता। धुर क्षेत्र, अंग मगध, कौशल विदेह, कुरुपांचाल, मत्स्य, सूरसेन। बताइए, बोलो बेटा। देखिए, कुरुपांचाल तो वैदिक संस्कृति का समृद्ध क्षेत्र कहा जाता, समृद्ध क्षेत्र, जबकि अंग और मगध को धुर क्षेत्र कहा, धुर विरोधी। तो ए आंसर होगा। क्या आंसर होगा बेटा? ए आंसर। आगे देखिए,
वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरा पर आधारित राजतंत्र। क्या था दोस्त? चलिए बताइए। शाबाश। तो देखो बच्चों, इस तरह से जब आप करते जाएंगे, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी, तो निश्चित ही आप बहुत बेहतर करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। बस कोशिश करिए कि आंसर दीजिए, है ना। और आगे लाइक शेयर बढ़ाकर रेगुलरिटी के साथ जुड़े। आज मैं आपको घोषित कर देना चाहता हूं कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे तीनों दिन पब्लिक क्लास रहा करेगी इतिहास की, और संडे के दिन चाय पर चर्चा शाम को 5 बजे या किसी समय और देख लेंगे। चाय पे चर्चा शाम को 5 बजे, मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत की चर्चा। और शेष ध्यान रखिए, शेष ये सूचना सब तक पहुंचाइए मंडे माने अल्टरनेट डे, क्योंकि ऐप पर पढ़ाता हूं बच्चों को, फिर अभ्यास प्रश्न कराता हूं। तो जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर ब्रह्मास्त्र बैच के साथ जुड़े हैं, उन्हें टॉपिक पढ़ाकर अभ्यास करा रहा हूं, और आप सभी जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी प्रयास है, लेकिन कोशिश ये करिए सभी जुड़ जाइए ब्रह्मास्त्र विजेता बैच से, है ना। और हमारे साथ जुड़ने का जो माध्यम है ये है 9628959237। तो जुड़कर आप अपना पूरा रिवाइज करिए इतिहास, और बेहतर क्वालिटी के साथ रिवाइज करिए दोस्त, क्योंकि सफलता यूं एक दिन में नहीं मिलेगी। चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एलटी जीआईसी प्रोक्ता तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए आपके लिए हमने यहां प्लान बना रखा। तो बेटा वंश परंपरागत राजतंत्र। आगे देखिए दोस्त, अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में? गायत्री महामंत्र जो है भगवत गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति। तो गायत्री महामंत्र कहां मिलता है दोस्त? याद है? गायत्री महामंत्र कहां मिलेगा? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री महामंत्र की चर्चा होती है ना दोस्त। आगे बढ़े, वेरी गुड। चलिए, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में कार्य किया था? कालियानाग, वासुकीनाग, पुष्कर, शेषनाग। हाँ, कौन सा नाग रस्सी के रूप में मथा गया था? मुख की तरफ राक्षस और पूंछों की तरफ देवता। याद है? नाग वासुकी, नाग वासुकी, है ना दोस्त। क्या आंसर किया बेटा? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया रितु जी, शानदार। आगे बढ़िए। वैदिक कर्मकांड में होता या होत्र क्या था? होत्रा या होत्र? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। होत्रा का संबंध किससे? याद करिए, किससे? यजुर्वेद से अद्धर्यु का संबंध, सामवेद से उद्गाता का संबंध, अथर्ववेद से ब्रह्मा का संबंध। तो होत्रा का संबंध ऋग्वेद से, है ना। तो मैच द फॉलोइंग में भी प्रश्न कभी भी आ सकता है। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए आगे, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? आचार्य, अद्धर्यु, उपाध्याय, पुरोहित। जीविकोपार्जन हेतु पढ़ाने वाला क्या कहलाता? हाँ भाई, शेयर भी जारी रखो यार, लाइक शेयर। आंसर भी दो, इतने लोग देख रहे हो लेकिन दो के ही जवाब आ रहे हैं, बाकी सब डर के बैठ गए। रितु और मिथिलेश के अलावा बाकी सबकी स्थिति खराब है। तो क्लियर है ना सभी को मैसेज? ये अल्टरनेट डे मिलता रहेगा, जुड़ेंगे तो 6 दिन 7 दिन क्लास है, अदरवाइज अल्टरनेट डे 5:15 बजे क्लास आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना। आचार्य ना, जीविकोपार्जन माने धन के लिए पढ़ाने वाला, धन के लिए पढ़ाने वाला। उपाध्याय,
आचार्य तो निःशुल्क पढ़ाता था भाई, आचार्य तो निःशुल्क पढ़ाता था, क्योंकि इसे राजा राजा से धन मिलता था या समाज दान देता था। ठीक है दोस्त, ध्यान रखिए, आचार्य नहीं होगा, सी होगा उपाध्याय। जीविकोपार्जन माने जीविकापार्जन के लिए पढ़ाने वाला उपाध्याय कहलाता था। ठीक है दोस्त, आइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद सभी वेदों में महत्वपूर्ण और रुचिकर है क्योंकि इसमें निम्न वर्ग के लोगों की लोकप्रिय मान्यताओं का वर्णन है। आरंभ से ही अथर्ववेद को वेदों की सूची में रखा गया। बताइए भाई, 34 नंबर क्वेश्चन, एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, देखता हूं कितने लोग जवाब दे पा रहे हैं। पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला थोड़ी मतलब पढ़ाने वाला जी। चलिए बोलिए, इसमें क्या आंसर होगा? बोलिए जल्दी से। तो इसमें ना तो ये सही है ना ही ये सही, क्योंकि अथर्ववेद को वेदों की सूची से बाहर रखा था। ये वेद त्रयी से बाहर था, वेद त्रयी में नहीं था। और निम्न वर्ग के लोगों की लोकप्रिय मान्यताओं का वर्णन अथर्ववेद में है, ऋग्वेद में ना होकर अथर्ववेद में है। तो दोनों गलत, अर्थात डी आंसर। क्या आंसर होगा बेटा? दोनों कथन गलत है, ये भी और ये भी मिथिलेश है। एक कैसे होगा? पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला आचार्य नहीं, तो जो तुम आचार्य का आंसर दे रही हो वो भी कैसे सही होगा? आचार्य भी तो सही नहीं होगा। आचार्य भी पढ़ाने वाला होता है, ज्ञान देने वाला गुरुकुल में। निःशुल्क को पढ़ाने है लिखा, वहां की मात्रा का मिस प्रिंटिंग है। आइए, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है? पूर्व वैदिक काल में संयुक्त परिवार का विकास हुआ, जबकि उत्तर वैदिक काल में एकाकी परिवारों का विकास हुआ। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में विवाह प्राय अपने ही वर्ण में होते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल में होने वाले वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्राओं का प्रचलन हुआ। तो अब बताइए इसमें क्या है? फटाफट बताइए जल्दी से। चलिए आंसर दीजिए दोस्त, ध्यान से देखिए। पूर्व वैदिक काल में संयुक्त परिवार, उत्तर वैदिक काल में एकाकी परिवारों, बिल्कुल पहला सही है, दूसरा गलत है। पूर्व वैदिक काल उत्तर वैदिक काल विवाह प्राय अपने ही वर्ण में होते थे ना, है ना? वर्ण से बाहर, वर्ण से बाहर भी होते थे, वर्ण से बाहर भी होते थे, जिसे हम क्या कहते थे? प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह भले ही अमान्य था, प्रतिलोम विवाह होते तो थे ही, है ना? प्रतिलोम विवाह होते तो थे ही, तो इसलिए गया। और ये तीसरा एकदम सही है, तो सी आंसर इज द बेस्ट आंसर। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके उल्लेखित है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर पुनर्विवाह कर सकता, लेकिन जिस स्त्री का पति मर गया हो वह पुनर्विवाह नहीं कर सकते। माने पुनर्विवाह की अनुमति किसमें नहीं थी? जातक में, मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य में, रामायणी में। पुनर्विवाह की अनुमति बेटा इसमें भी थी, इसमें भी थी, इसमें भी, हाँ मनुस्मृति में नहीं थी। मनुस्मृति में पुनर्विवाह की अनुमति नहीं दी गई, है ना दोस्त? चलिए आगे बढ़िए। चलो दोस्त आगे बढ़ो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। हिंदू कानून के अनुसार विवाह परिभाषित है एक अनुबंध के रूप में, एक संस्कार के रूप में, एक आपसी समझ के रूप में, अविच्छेद रूप में। बताइए हिंदू कानून के अनुसार। बोलिए। हिंदू कानून में विवाह एक संस्कार है,
और चौथा भी रहेगा। अब अविच्छेद के रूप, इसमें अलग होने का कोई नियम नहीं है। 2 और 4 ऑप्शन होगा डी। क्या ऑप्शन होगा? डी। आगे देखिए, संस्कृतिकरण की विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन सही है? यह उस प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा किसी जाति के सदस्य उच्चतर प्रतिस्पर्धी की जाति के कर्मकांडों, घरेलू और सामाजिक प्रथाओं को अपनाकर अपनी स्वयं की सामाजिक परिस्थितियों को ऊंचा उठाने का प्रयास करता है। वे प्रथाएं जो सामान्यतः प्रतिस्पर्धा के लिए चुनी जाती थी, वे भी शाकाहार अपनाना, यज्ञोपवीत धारण करना, विशेष प्रार्थनाएं, धार्मिक अनुष्ठान आदि, है ना, को फॉलो करती थी। तो संस्कृतिकरण यही है। ये दोनों के दोनों सही हैं दोस्त, अर्थात इसमें सी आंसर माना जाएगा। संस्कृतिकरण होता ही यही है कि कोई जो एक जाति है वह दूसरी जाति से आकर्षित होकर उसकी परंपराओं के प्रति जुड़कर वह अपने आप को जोड़ ले। तो ब्रह्म प्रकाश त्रिपाठी जी, स्वागत है भैया। तो फिर से एक बार सूची सभी को कर देना चाहता हूं कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे पब्लिक क्लास के माध्यम से अभ्यास प्रश्न आप करते रहें, पढ़ते भी रहेंगे, अभ्यास प्रश्न भी करते रहेंगे। और 7 दिन क्लास के लिए आपको ऐप से जुड़ना होगा, जो हमारा ब्रह्मास्त्र विजेता बैच जारी हुआ, उससे जुड़कर अपने पूरे सिलेबस को मेंटेन करने के साथ साथ अपना लेवल भी बढ़ाएं। हमारा 22 वर्ष का अनुभव भी उसमें जुड़ेगा। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लग गए हैं, या आपने फॉर्म भरा है या भरना है, या एलटीजीआईसी की तैयारी में है, तो बिना विलंब किए जुड़ने का प्रयास करिए। और हमारे साथ जो जुड़ने का माध्यम है 9628959237, है ना। अगर आपने पहले पढ़ रखा है और अभी नहीं पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल पढ़ने की आदत डाल लीजिए। अन्यथा बच्चा ये समझ लो कि अगर 2-4 प्रश्न भी पीछे रह गए, 2 प्रश्न भी, ये समझिए कि फिर तो स्थिति बिगड़ जाएगी, है ना। तो इसलिए अब इस अंत समय में बिल्कुल भी लापरवाही न करें। बहुत समय आपने दिया है, बहुत धन खर्च किया है, इस समय अब विलंब आप न करें। इस समय विलंब का मतलब आप अपने आप को लुटा देंगे, डुबा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये थोड़ा सा डबल क्लिक होने से हैंग हो जाता। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए निर्देश दिया गया है कथन कारण वाला। आइए क्वेश्चन नंबर ये है आपके सामने, कौन सी एक ऋग्वेद के आर्यों की लाक्षणिक विशेषताएं नहीं है? वे अश्वों, रथों, कांस के उपयोग से परिचित थे, वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, वे ताम्र और आधुनिक हलफाल के उपयोग से परिचित थे। तो इसमें आप क्या बताएंगे? इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं किया। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नहीं छापा, ऑप्शन छापा। चलिए बताइए क्या होगा, क्या नहीं था? भैया ऋग्वैदिक आर्य, ऋग्वैदिक आर्यों के बारे में कहा जाता है कि यह लोहा नहीं जानते। लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल से आता। ऋग्वैदिक काल में लोहे का कहीं साक्ष्य नहीं मिला है। सी नहीं होगा बेटा, बताइए, आंसर दीजिए फटाफट। सी कहां होगा? बताइए, इतने लोग आ जाके देख रहे हो लेकिन लाइक तुम लोग नहीं कर पा रहे हो। तो लाइक करने में कितना समय लगता है यार? लाइक शेयर से थोड़ा कोचिंग का मोटिवेशन बढ़ता है ना। कोचिंग आगे बढ़ती है, कोचिंग का मोटिवेशन बढ़ता है ना। आपको सहयोग करती है क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जब दे रही है क्वेश्चंस, आपकी भी जिम्मेदारी लाइक शेयर करने की होती है। आइए, देवों की पूजा, जो अगला प्रश्न है 41, ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में एक सही नहीं है।
तो देवों की पूजा प्रार्थना यज्ञ कर्मकांडों द्वारा की जाती थी। देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया, जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप करने हेतु प्रेरित किया जाता है। ऐसा माना जाता है ऋग्वेद के बारे में, जो अर्पण अग्नि द्वारा उपभुक्त होता है वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता। यज्ञ मंदिर में संपन्न किए जाते थे। तो बताइए अब इस ऋग्वेद के काल में कौन सी एक बात सही नहीं है? कौन सी इसमें एक बात सत्य नहीं है दोस्त? बताइए जल्दी से, फटाफट। ठीक है दोस्त, बताइए 41 का। देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे रहे हैं। कमेंट्स प्लीज जल्दी से। चलिए मैं बताता हूं। देखिए ये भी था, ये भी था, ये भी था, बस किसी भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला। कोई भी मंदिर नहीं मिला। मूर्ति पूजा होती थी लेकिन मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं है। चलिए कोई नहीं जवाब दे पाया। चलिए ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करने। ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहा जाता। ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवस्था के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। वैदिक यज्ञ पुरोहित के, जिसे यजमान कहा जाता था, घर में किए जाते थे। वैदिक यज्ञ दो प्रकार के होते, जो गृहस्थ द्वारा और जिनके कर्मकांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। बताइए इसमें क्या होगा? ऑप्शन देखिएगा, केवल 3, केवल 1 2, केवल माने इसमें सभी है, और यहां 1 2 4 है। बोलो दोस्त 42वां। हिम्मत, आप सब हार रहे हैं, हारिए मत। थोड़े प्रश्न और हैं दोस्त, 5 प्रश्न और हैं ज्यादा से ज्यादा। तो देखिए दोस्त ये तीसरा नहीं होगा। वैदिक यज्ञ पुरोहित, जिसे जजमान कहते हैं, उसके घर में ना जजमान, पुरोहित के घर में थोड़ी होते थे। माने यज्ञ पुरोहित के घर में थोड़ी होंगे। पुरोहित यज्ञ जाकर कराता था। ये दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, बाकी सब है। ये डी आंसर रहा है ना दोस्त, डी आंसर। राक्षस प्रकार का विवाह क्या था? खरीद कर किया गया विवाह, बंदी बनाकर किया गया विवाह, दहेज देकर किया गया विवाह, प्रलोभन देकर किया गया विवाह। बताइए तो राक्षस विवाह को क्या कहा जाता? राक्षस विवाह सीधा सीधा बंदी बनाकर किया गया विवाह माना जाता है। बंदी बनाकर जब विवाह, माने जबरन किसी को बंदी बना लिया जाए और उसके साथ विवाह कर लेना ही राक्षस विवाह की श्रेणी में आता है। अब देखिए आगे दोस्त, देखिए कथन है, कारण है 44 में। आरंभिक आर्य जो अनिवार्यता पशुचारी थे, ने ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की जिसे प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में मापा जा सके। देखिए राजतंत्र वैसा ही था जैसा कि जनजाति मुखिया तंत्र। जनजाति मुखिया के लिए राजन शब्द का प्रयोग होता था और मुख्यतः एक सेनापति था जो अपने लोगों पर शासन करता था, किसी विशेष क्षेत्र पर नहीं। तो अब बताइए ये जो कथन कारण है, इसमें रिलेशन क्या है? दोनों अलग अलग सही हैं और स्पष्टीकरण है। दोनों अलग अलग सही हैं परंतु स्पष्टीकरण नहीं है। कथन ए सही है किंतु कथन 2 गलत। कथन ए सही है, कथन 2 यहां गलत लिखना था, गलत है, और कथन 2 सही है। क्या आंसर दिया मैं बताता हूं। इसमें पहला सही है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो ये होगा व्याख्या भी है, व्याख्या भी है दोस्त। चलिए चलिए, पूजा कुमारी आपका भी स्वागत है। पूजा जी आपका भी स्वागत है, मिथिलेश जी आपका भी स्वागत है, सभी का स्वागत है। सभी ऐसे जुड़ के अपना लाभ लीजिए, एग्जाम दीजिए, ठीक है दोस्त। तो चलिए बस 1-2 प्रश्न और हैं, डटे रहिए। हमको तो लग रहा है कि आखिरी है।
41। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता? बताइए। सूर्य सूक्त, पुरुष सूक्त, दान सूत्र या उर्ण सूत्र? बताइए किसमें विवाहों की चर्चा की गई है? और दोस्त इसका आंसर देने के साथ ही साथ ये आज का फाइनल क्वेश्चन है। आप सभी कमेंट्स करिएगा और ये भी बताइएगा कि कैसा लेवल था प्रश्न का। और ध्यान रखिएगा, जुटिएगा, जैसे आज मंडे है, फिर एक एक दिन छोड़ के वेडनेसडे, फिर उसके बाद थर्सडे छोड़ के फ्राइडे, तो अल्टरनेट सप्ताह में 3 दिन। और संडे के दिन शाम को 5 बजे चाय पर चर्चा के दौरान आधुनिक भारत, संडे को चाय पे चर्चा के दौरान शाम को 5 बजे आधुनिक भारत पर डिस्कस होता है और उसके प्रश्नों को कराता हूं। बाकी पर डे टॉपिक वाइज इतिहास आगे बढ़ रहा है, तो इसमें रोज पढ़ाता हूं, लेकिन ऐप पर जब आप रहते हैं तब 6 डेज 7 डेज मिलती है क्लास, बाकी ऐसे इसमें अल्टरनेट आपको मिला करेगी। इसका आंसर आपने क्या दिया दोस्त? क्या है आंसर? विवाह पर चर्चा कहां होती? बोलिए तो आंसर दीजिए सभी। विवाह पर चर्चा सूर्य सूक्त में होती। सूर्य सूक्त में विवाह की चर्चा की गई। पुरुष सूक्त में अवतारवाद की चर्चा है, जबकि सूर्य सूक्त में विवाह की चर्चा की गई है। तो दोस्तों इस तरह से आपने प्रश्न किया। प्रश्न कैसा था कमेंट जरूर करिएगा। और हमारा अभी न्यू बैच फ्रेश है, जो आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, प्रोक्ता सभी को टारगेट करके चलाया जा रहा ब्रह्मास्त्र विजेता बैच, उसके साथ जुड़ने के लिए ये जो नंबर है 9628959237 पर संपर्क करके, अब ज्यादा दिन नहीं है, लगभग 100 दिन आपके पास और बचे हैं और उसमें आप जुड़कर अपने आप को सफल बना सकते हैं। तो किसी को और कुछ पूछना है, कोई कमेंट करना है, आप कर सकते हैं। ये बस सेशन आज यहीं तक का है। वैदिक काल यहां से मैंने इनके अभ्यास प्रश्नों को क्लियर किया। अब इसकी फिर चर्चा होगी तो मॉक टेस्ट में आएगा, बीच बीच में मॉक टेस्ट भी होगा। बताएं, चलिए बोलिए यहीं तक। कैसा रहा सेशन? कमेंट जरूर और लाइक शेयर जरूर करिएगा। और उन बच्चों को जरूर मैसेज करिए, सभी को जो इतिहास रिवीजन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उन तक ये खबर जरूर पहुंचाइए। मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे प्लस संडे शाम को 5 बजे या लगभग 5:15 बजे से आपको क्लास मिलेगी।